आज की बुक समरी है बेटर देन बिफोर। ये किताब चुटकियों में आपकी बुरी आदत को सही आदत में बदल सकती है। दोस्तों, इस बुक से आप अपनी बैड हैबिट को गुड हैबिट में चेंज करना सीख सकते हैं और इसमें जो स्ट्रेटजी दी गई है उससे आपको अपने अंदर गुड हैबिट डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। यह न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर बुक है। इसको लिखा है ग्रेट चैन रूबिन ने। क्या आप जानना चाहते हैं कि गुड हैबिट्स कैसे डाली जाए, न्यू हैबिट्स कब और कहां से शुरू की जाए? दरअसल जो चीजें हम डेली बेसिस पर करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। शुरुआत में कोई भी नई हैबिट अपनाने में थोड़ी मुश्किल तो होती है, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम बाद आप इसके आदी हो जाते हैं। ये बुक आपको अपने डेली रूटीन में बैड हैबिट को चेंज करके गुड हैबिट अपनाने में हेल्प करेगी। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या हैबिट इतनी इम्पोर्टेंट है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। हैबिट आपकी लाइफ बना सकती है, आपकी पूरी लाइफ ऐसे चेंज कर सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे अगर आप कैलोरी काउंट की हैबिट नहीं डालेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितनी मिठाइयाँ खा चुके हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि अब तक आपने कितनी बुक्स पढ़ ली हैं, जब तक कि आप रिकॉर्ड रखने की हैबिट नहीं डालोगे? जब हम हैबिट की बात करते हैं तो ये बुक आपको समझने में हेल्प करेगी कि आप किस टाइप के इंसान हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं बुक के मेन पॉइंट्स पर। पॉइंट्स 1, भाग्यवादी प्रवृत्तियां जो हम दुनिया में लाते हैं। द फेटफुल टेंडेंसी वी ब्रिंग इन टू द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में आप खुद में अकेले व्यक्ति हैं और ये फैक्ट है। आपके पास जो एबिलिटीज हैं, जो पोटेंशियल्स हैं, वो किसी और के पास नहीं है। आप यूनिक हो और इस बात पे आपको बिलीव होना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि जो तरीके दूसरों के लिए काम करते हैं वही आप पर फेल क्यों हो जाता है, तो हम आपसे कहेंगे कि खुद को इस बात के लिए कभी ब्लेम मत करो और ना ही कोई सेल्फ डाउट रखो। जैसे कि अक्सर लोग क्लास में अपने लैपटॉप से नोट्स लेते हैं क्योंकि इससे उन्हें आसानी होती है, लेकिन वहीं आपको लैपटॉप यूज करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको पेपर पर लिखना ज़्यादा इजी लगता है। हैबिट्स हमारे रूटीन काम के होते हैं जो हम डेली बेसिस पर करते हैं। जैसे कि कई बार हमें किसी हैबिट को एडॉप्ट करने में मुश्किल होती है क्योंकि जो टेक्निक दूसरे यूज करते हैं वही हमारे को करने में मुश्किल होती है। घबराइए मत, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बात बस इतनी सी है कि हैबिट एडॉप्ट करने का सबका एक डिफरेंट स्पेस होता है। हो सकता है जो आपको मुश्किल लगे वही दूसरों के लिए बेहद आसान हो। कोई हैबिट प्रैक्टिस करने में इजी है या डिफिकल्ट, इसका एक और रीजन है, और वो रीजन है उस हैबिट से जुड़ी हुई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन का। एक्सपेक्टेशन दो टाइप की होती हैं। पहला आउटर एक्सपेक्टेशन जो दूसरों से आती हैं, और दूसरा है इनर एक्सपेक्टेशन जो आपके अंदर से ही आती है। अगर किसी हैबिट के साथ हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन हो तो आप उस हैबिट को पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स दोगे। हैबिट के हिसाब से रिस्पॉन्स करने वाले लोग चार टाइप के होते हैं। नंबर 1 अपहोल्डर्स यानी कि रक्षक, नंबर 2 क्वेश्चनर्स यानी प्रश्नकर्ता, नंबर 3 ऑब्लिगर्स यानी वाद्यकर्ता, और लास्ट में नंबर 4 रेबल्स यानी विद्रोही। ये चार टाइप की टेंडेंसीज हैं जो हमारे नजरिए को इन्फ्लुएंस करती हैं कि आप चीजों को किस तरह देखते हैं और किस तरह से बिहेव करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसी से डिसाइड होगा कि आप हैबिट्स को कैसे फॉर्म करेंगे। अप होल्डर्स अपनी इनर और आउटर दोनों एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है। अब चाहे ये सुनने में कितना भी पॉइंटलेस लगे, लेकिन ये लोग जितना हो सके हर कीमत पर मिस्टेक अवॉइड करते हैं। इनकी एक्सपेक्टेशन काफी हाई लेवल की होती है। यही रीजन है कि अप होल्डर्स को कोई भी हैबिट्स जल्दी एडॉप्ट कर लेते हैं। अप होल्डर्स के पास
डेली टू डू लिस्ट होती है जिससे वो जितना जल्दी हो सके पूरा करने की कोशिश करते हैं। इनकी कमिटमेंट इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी बीमारी या फिजिकल इंजरी भी इन्हें नहीं रोक सकती। हालांकि ज्यादातर अपहोल्डर्स आउट से ज्यादा अपनी इनर एक्सपेक्टेशन पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन को वैल्यू देते हैं। सेल्फ प्रिजर्वेशन उन्हें खुद की एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे कि कोई अपहोल्डर्स जो एक्सरसाइज करने की सोच रहा है, वो अपने फ्रेंड को बड़े आराम से बोल सकता है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ बाहर लंच पे नहीं जा सकता। अपहोल्डर्स में एक और खूबी होती है, वो है अपने रूल्स बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर किसी दिन कोई मिस्टेक हो जाए तो बड़ा गिल्टी फील करते हैं। एक बार की बात है, ग्रेट चैन को एक वरिष्ठता में काम करने वाली लड़की ने बताया कि उसे वहां पर अपना लैपटॉप यूज करना अलाउड नहीं है, पर इतने साल गुजरने के बाद भी वो इस बात को भूली नहीं। जब भी उसे कॉफी शॉप में अपना लैपटॉप यूज करना होता है तो वो टेंशन में आ जाती है। अगला टाइप है नंबर 2, क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स को अपनी एक्सपेक्टेशन पर डाउट होता है। ये लोग एक्सपेक्टेशन पर तभी रिस्पॉन्स करते हैं जब उन्हें उसमें कोई लॉजिक दिखता है। क्वेश्चनर्स इस लॉजिक के साथ जीते हैं कि हर एक्शन का कोई न कोई पर्पज होना चाहिए, और तभी वो अपनी इनर एक्सपेक्टेशन रेडी करते हैं ताकि वो उन्हें फॉलो कर सकें। फ्रेड एट होम डैड और एक क्वेश्चनर है। जब उसके बेटे को प्रिंसिपल ने शर्ट पैंट के अंदर टक करने को बोला तो फ्रेड ने पूछा, इससे क्या होगा? और फ्रेड को बड़ी हैरानी हुई जब प्रिंसिपल ने कहा, बच्चों को रूल्स फॉलो करने सीखने चाहिए। क्वेश्चनर्स को जब कोई हैबिट रीजनेबल लगती है तभी वो उसे एडॉप्ट करते हैं, लेकिन अगर उसे किसी हैबिट में या रूल में कोई लॉजिक न लगे तो उसके लिए ये हैबिट को अपनाना बड़ा मुश्किल होता है। अगले आते हैं नंबर 3, ऑब्लिगर्स, जो हमेशा दूसरों की खुशी चाहते हैं। इन लोगों को अपनी इनर एक्सपेक्टेशन पूरी करना मुश्किल काम लगता है, जैसे कि हेल्दी डाइट लेना। ऑब्लिगर्स का माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि ये लोग अपने लिए प्रॉमिस तोड़ सकते हैं पर दूसरों के लिए नहीं, और यही रीजन है कि ऑब्लिगर्स अपने लिए न्यू हैबिट्स फॉर्म करने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं हमेशा, क्योंकि उन्हें मोटिवेशन के लिए कोई आउटर सोर्स चाहिए होता है। अब जैसे ग्रेस को ही ले लो, वो एक यंग प्रोफेशनल हैं जो रीडिंग की हैबिट डालना चाहती हैं। हालांकि ये एक इनर एक्सपेक्टेशन है, पर ग्रेस रीडिंग के लिए माइंड नहीं बना पाती हैं। इसलिए वो कोई बुक क्लब ज्वाइन करना चाहती हैं जहां पर उसे एक ऐसे लोग मिलें जिन्हें देखकर वो इंस्पायर हो सकें। चक एक यंग बॉय है जो अभी अभी ग्रेजुएट होकर एक नए शहर में शिफ्ट हुआ है। उसे अपने कपड़ों की अलमारी ठीक से अरेंज करनी है, तो चक ने एक चैरिटी ग्रुप को कांटेक्ट करके उन्हें अपने एक्स्ट्रा कपड़े डोनेट कर दिए ताकि वो कपड़े किसी के काम आ सकें। अब क्योंकि ऑब्लिगर्स दूसरों पर डिपेंड कर रहते हैं, इसलिए ये लोग अक्सर काफी प्रेशर में रहते हैं। ये दूसरों को कभी ना नहीं बोल सकते हैं। माइक एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है। एक बार उसके कलीग ने उससे एक रिपोर्ट फिनिश करने में हेल्प मांगी तो माइक मना नहीं कर पाया, और नतीजा ये हुआ कि उसका अपना प्रोजेक्ट ही पूरा नहीं हो पाया। और अब लास्ट में नंबर 4, रेबल्स आते हैं, जो आउटर और इनर दोनों एक्सपेक्टेशन को अवॉइड कर सकते हैं। इनके लिए इनकी फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे कैसा भी काम हो। ये लोग अपनी शर्तों में काम करना पसंद करते हैं। इन्हें किसी काम के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर कोई करे तो ये एकदम अपोजिट करेंगे। अब जैसे टेड को ही ले लो, जो एक रेबल है। वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करता है। एक दिन उसके फ्रेंड ने पूछा, क्या तुम बर्तन धो लोगे? लेकिन टेड को बर्तन धोने को जरा ही मूड नहीं था। वो उन लोगों में से है जो दूसरों के ऑर्डर पर काम करना पसंद नहीं करता। रेबल से डील करना मुश्किल लगता है, पर उनसे ट्रिक से काम निकलवाया जा सकता है। जैसे अगर पेरेंट्स अपने रेबल बच्चे से कुछ करवाना चाहते हैं
तो उन्हें ऑप्शंस रखने होंगे ताकि उन्हें चॉइस मिल सके। रेबल्स को कंट्रोल करने का यही एक तरीका है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। किताब का नंबर 2, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समाधान, डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर डिफरेंट पीपल। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जो आपके लिए काम करता है वो दूसरों के लिए शायद काम ना करे। तो आपके लिए क्या टेक्निक बेस्ट रहेगी, ये जानने के लिए खुद पर ध्यान दो। हम खुद को ये बोलकर लिमिट में नहीं रख सकते कि मैं ट्रेवल नहीं कर सकता हूं या मुझे स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, क्योंकि हम अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको पता चल जाए कि आपके लिए क्या जरूरी है, तो आप गुड हैबिट जल्दी एडॉप्ट कर पाओगे, उन्हें मेंटेन भी कर सकोगे। यहाँ कुछ फैक्टर्स हैं जिससे आप कोई भी न्यू हैबिट इफेक्टिव तरीके से एडॉप्ट करने में हेल्प मिल सकती है। लार्क और नाइट आउल, ये वो लोग हैं जो दिन के बजाय रात को ज्यादा बेटर काम करते हैं, और इसे चेंज करना काफी हार्ड है जब आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्योंकि इसमें जीन्स और एज का इंपॉर्टेंट रोल होता है। ज्यादातर कॉलेज स्टूडेंट नाइट आउल होते हैं, जबकि बड़ी उम्र के लोग लार्क होते हैं, यानी इनके दिन की शुरुआत जल्दी हो जाती है। अगर आप एक नाइट आउल हैं तो आपको सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए, और अगर आप लार्क हैं तो आपको अपने प्रोजेक्ट रात के 10 बजे तक फिनिश नहीं करना चाहिए। अपनी हैबिट स्ट्रेटेजी बनाने से ज्यादा जरूरी है कि किस कंफर्टेबल पेस के साथ आप कोई हैबिट एडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे इस बुक के ऑथर ग्रेट चैन को स्लो और स्टडी पेस के साथ काम करना पसंद है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट फिनिश करने में लंबा टाइम लेते हो तो आप एक मैराथनर हो, लेकिन अगर आप अंडर प्रेशर बेटर परफॉर्म करते हैं और कोई काम तभी शुरू करते हैं जब डेडलाइन पास हो, तो आप एक स्प्रिंटर हो। एक स्प्रिंटर शॉर्ट पीरियड के प्रोजेक्ट पर ज्यादा फोकस करना पसंद करता है। कैरोल एक ऐसी स्प्रिंटर है जिससे ऑडियंस के आगे एक स्पीच देनी थी, और उसने अपनी स्पीच उस टाइम रेडी करनी शुरू की जब लोग रूम में आकर अपनी सीट पर बैठने लगे थे। अंडर प्रेशर होने के बावजूद कैरोल ने काफी बढ़िया स्पीच तैयार कर ली थी। प्रोकास्टिनेटर्स स्प्रिंटर्स की तरह होते हैं। ये लोग भी डेडलाइन से पहले कोई काम नहीं करते। फर्क बस इतना है कि अगर काम टाइम से पूरा हो तो प्रोक्रास्टिनेटर्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अंडर वायर और ओवर वायर, जी हाँ, जो आपने सुना इसका मतलब वही है। अगर आप एक अंडर वायर हो तो आप जल्दी पैसा खर्च करने वाले में से नहीं हो। जैसे कि आप रीजन दोगे कि अभी आपको न्यू रनिंग शूज की जरूरत नहीं है, लेकिन जो ओवर वायर हैं उन्हें शॉपिंग का बहाना चाहिए होता है। जैसे कोई नया महंगा ट्रैकर देखकर ये बोलेंगे ये मुझे चाहिए, इससे मुझे स्टेप्स काउंट करने में हेल्प मिलेगी। बात जब हैबिट्स की हो तो अंडर वायर्स को ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीजों पर पैसे खर्च किए जा सकते हैं जो एक सही इन्वेस्टमेंट हो, और ओवर वायर्स को समझना चाहिए कि गुड हैबिट्स एडॉप्ट करने के लिए हमें किसी इक्विपमेंट की नहीं बल्कि पक्के इरादे की जरूरत होती है। बुक का नंबर 3, आदतों के स्तंभ, पिलर ऑफ हैबिट्स। न्यू हैबिट्स एडॉप्ट करने के लिए और ओल्ड हैबिट्स को चेंज करने के लिए 4 क्रूशियल स्ट्रेटजी हैं। ये हैं मॉनिटरिंग, फाउंडेशन, शेड्यूलिंग और अकाउंटेबिलिटी। हालांकि ये सुनने में सिंपल लगते हैं, पर कोई भी नई हैबिट फॉर्म करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर से हम याद दिला दें कि इन स्ट्रेटजीज में इंडिविजुअल डिफरेंस भी काफी मैटर करता है। अब जैसे कि शेड्यूल रेवल्स टाइप के लोगों पर काम नहीं करते, जबकि अकाउंटेबिलिटी ऑब्लिगर्स पर सही फिट होते हैं। मॉनिटरिंग की स्ट्रेटेजी तभी इफेक्टिव है जब आपको क्लियर हो कि कब किस एक्शन को मॉनिटर करना है, लेकिन जहां किसी चीज को लेकर आपका इरादे पक्के नहीं है वहां ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। जैसे कि आपने सोचा कि आप अपनी नॉलेज इंप्रूव करेंगे, हालांकि कई बार हम चीजों को अंडर या ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन सही मेजर करना
बहुत जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक स्टडी में पाया गया है कि हम अपने खाने को अंडर एस्टिमेट करते हैं और बात जब एक्सरसाइज की हो तो उसे ओवर एस्टिमेट करते हैं। इस स्टडी में पार्टिसिपेट को बोला गया कि उन्हें 4 मील चलना है, जबकि रियलिटी में सब सिर्फ 2 मील ही चले। अगर आप मॉनिटरिंग के थ्रू वेट लूज करना चाहते हो तो आपको पहले एक स्पेसिफिक बॉडी वेट का गोल सेट करना होगा और उस गोल को अचीव करने की एक डेट भी डिसाइड करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हैं कि मुझे 3 महीने में 20 पाउंड वेट लूज करना है। अब इसके बाद आपको रोज अपनी प्रोग्रेस चेक करनी है। स्ट्रेटेजी ऑफ फाउंडेशन का मतलब है एक टाइम में एक हैबिट टैकल करना। अक्सर ये देखा गया है कि जब एक गुड हैबिट्स बनती है तो बाकी हैबिट भी खुद इंप्रूव हो जाती हैं। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज की हैबिट से आपकी हेल्थ रिलेटेड और वर्क रिलेटेड बिहेवियर्स भी इंप्रूव हो सकते हैं। लोग जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये है कि हम अपनी मोस्ट प्रॉब्लमेटिक हैबिट्स को सबसे पहले टैकल नहीं करते। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई हैवी ड्रिंकर है जो अपने ऑफिस लेट पहुंचता है, हमेशा थका हुआ लगता है और सड़कों पर थूकता रहता है। बजाय अपनी मेन प्रॉब्लम्स पर फोकस करने के जो कि ड्रिंकिंग है, परंतु वो इंसान सड़कों में न थूकने का प्रॉमिस करता है, जो कि उसके लिए शराब छोड़ने से ज्यादा इजी होगा। इसलिए अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसी हैबिट डालो जो आपकी वाली हैबिट को भी सुधार दे। शेड्यूलिंग की स्ट्रेटजी का मतलब है एक टाइम सेट करना जब आप हैबिट की प्रैक्टिस करोगे। ये स्ट्रेटजी आपको बहुत जल्दी अपनी हैबिट की आदत डलवा देगी, क्योंकि ये रिपीट होती रहेगी। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि एक दिन में हमें कितना कम टाइम मिलता है। इसलिए ऐसी हैबिट डाली जाए जो प्रोडक्टिव हो। जैसे कि सुबह 5 बजे उठकर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो ये टाइम आप सिर्फ मेडिटेशन के लिए रखो। लास्ट में स्ट्रेटजी ऑफ अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, जिसमें दूसरों की हेल्प भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि ये लोग आपको आउटर एक्सपेक्टेशन देंगे। जब तक आप किसी नई हैबिट के लिए अकाउंटेबल फील नहीं करते तब तक आप उस हैबिट को एडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्ट्रेटजी ऑफ मॉनिटरिंग के लिए ऑथर अपना ही एग्जाम्पल देते हैं। ग्रेट चैन हमेशा अपने वेट को लेकर कॉन्शियस रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो अपने साइज को लेकर कंफर्टेबल हो पाई। अब क्योंकि वेट उनके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था, तो उन्होंने डाइट और एक्सरसाइज की न्यू हैबिट डेवलप की, जिससे उन्हें वेट लूज करने में हेल्प मिली। वो क्या खाती हैं और कितना वेट लूज करती हैं, इसे मॉनिटर करने के लिए ग्रेट चैन ने एक फूड जर्नल रखा था। पर कुछ टाइम बाद ही वो भूल गई कि अपने खाने पीने का रिकॉर्ड रोज लिखना है। फिर उन्होंने एक पेडोमीटर गज करना स्टार्ट किया, जिससे उन्हें पता चला कि एक दिन में वो कितने स्टेप चलती हैं। क्योंकि ग्रेट चैन एक अपहोल्डर थी, तो उन्हें अपने टारगेट स्टेप्स हिट करना अच्छा लगता था। हालांकि ये मेथड भी ज्यादा काम नहीं आया। फिर उन्होंने एक डिवाइस खरीदा जो उनके स्टेप्स अपने फोन के साथ सिंक करता था और जो भी दिन भर में खाती थी उसका भी रिकॉर्ड रखता था। तो फाइनली अपने फोन में स्टेप और फूड ट्रैकर होने से ग्रेट चैन के लिए अब वेट मॉनिटर करना ज्यादा इजी था। स्ट्रेटेजी ऑफ फाउंडेशन के लिए फाउंडेशन हैबिट्स है स्लीप, मूव, ईट और अनकल्चर। मूविंग एक फाउंडेशन हैबिट है, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद आप गहरी नींद सो जाते हो और जब आपको अच्छी और भरपूर नींद मिलती है तो आपका मूड भी बढ़िया रहता है। असल में नींद पूरी होने से हम और ज्यादा गुड हैबिट्स एडॉप्ट कर सकते हैं। जब आप जल्दी सोते हो तो आपके पास इतना टाइम होता है कि मुंह धोकर नाइट पैजामा पहन सको, लेकिन जब आप लेट सोते हो तो आपके पास इन चीजों के लिए भी टाइम नहीं होता है। ग्रेट चैन ने स्ट्रेटेजी ऑफ शेड्यूलिंग भी ट्राई की। मेडिटेशन की हैबिट एडॉप्ट करने के लिए ग्रेट चैन ने स्ट्रेटेजी ऑफ फाउंडेशन के साथ उसे जोड़ दिया, क्योंकि अक्सर हम न्यू हैबिट्स जल्दी भुला जाते हैं। इसलिए उन्होंने मेडिटेशन को
अपनी ओल्ड हैबिट्स के साथ जोड़ दिया। ग्रिटचेन ने डिसाइड किया कि वो सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद मेडिटेशन किया करेंगे। फिर उन्होंने एक मेडिटेशन शेड्यूल बनाया। उसके बाद वो अपनी न्यू हैबिट्स को प्रैक्टिस नहीं भूली और धीरे धीरे ये न्यू हैबिट्स उनके रूटीन का एक पार्ट बन गई। क्योंकि सिर्फ शेड्यूलिंग काफी नहीं है, इसलिए अकाउंटेबिलिटी के लिए दूसरों से आउटर एक्सपेक्टेशन भी जरूरी है। जैसे कि कुछ पाउंड वेट लूज करना एक पर्सनल गोल हो सकता है, और अगर आप ये गोल अचीव ना भी कर पाए तो आपको कोई पनिश नहीं करने वाला। पर स्ट्रेटेजी ऑफ अकाउंटेबिलिटी अप्लाई करने से आप अपने को वर्कर्स को अपने वेट लूज करने का प्लान बता सकते हैं और लोग आपको एक्सरसाइज करने के लिए एनकरेज करेंगे, क्योंकि उन्हें आपका गोल पता है। हो सकता है कि वो आपको जंक फूड खाने से भी रोक ले, लेकिन ये फार्मूला हर किसी पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि हर कोई अपने प्लान शेयर करने से करे ये जरूरी नहीं है। तो अपनी न्यू हैबिट्स को पब्लिकली डिक्लेयर करना आपके काम आएगा या नहीं, ये देखने से पहले आपको अपना नेचर पता करना चाहिए। नंबर 4, इट इज इनफ टू बिगिन। ये शुरू करने के लिए पर्याप्त है। अगर आपको पता चल जाए कि आपकी टेंडेंसी क्या है, अपहोल्डर्स, क्वेश्चनर्स, ऑब्लिगर्स या रेबल्स, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट रहेगी। अब हम बात करेंगे कि आपको अपनी न्यू हैबिट कब से स्टार्ट करनी चाहिए। किसी भी न्यू हैबिट को शुरुआत करने के लिए 3 स्ट्रेटेजीज होती हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लीन स्लेट और लाइटनिंग बोल्ट। जैसा कि इस चैप्टर का टाइटल है, इट इज नॉट इनफ टू गेट स्टार्टेड। आपको फर्स्ट स्टेप लेना होगा। एक नई हैबिट स्टार्ट करने में थोड़ी मुश्किल तो आती है, जैसे कि अचानक से जिम जाना शुरू करना, क्योंकि ये आपकी रूटीन का ऑटोमेटिक प्रोसेस अभी नहीं बना। तो आपको जिम के लिए प्रॉपर रेडी होकर जाना शायद वर्कआउट करने से भी ज्यादा हार्ड लगे। एक्साइटमेंट में आकर न्यू हैबिट प्लान कर लेना एक बात है, पर उसको प्रैक्टिकल में लाना एकदम अलग चीज है। न्यू हैबिट फॉर्म करने की बात एक और स्ट्रेटेजी है, जिसे क्लीन स्लेट स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ये तब होता है जब आपकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है, जैसे कि कोई नया पार्टनर, एक नया घर या नई जॉब। लोग अक्सर न्यू ईयर रिजोल्यूशन के तौर पर हेल्दी खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक क्लीन स्लेट स्ट्रेटेजी है, मानी जाएगी, क्योंकि न्यू ईयर नई शुरुआत लेकर आता है। इससे हम नए साल का जादू ही मानेंगे, क्योंकि कई लोग नई शुरुआत में काफी मोटिवेट फील करते हैं और अपनी न्यू हैबिट पर स्टिक रहते हैं। हालांकि एक नई हैबिट एडॉप्ट करने का मतलब है सेम चीज रिपीट करना, और कुछ हैबिट हमारी लाइफ में इजीली अप्लाई हो जाती हैं। ये हैबिट लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू एडॉप्ट की जा सकती हैं। इन्हें हम ऑन डिमांड के तौर पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ के टर्निंग पॉइंट होते हैं, जैसे कि कोई बड़ा लॉस या कोई ग्रेट फेलर। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप टर्म जो ऑथर ने यूज किया है, उसका मतलब है किसी न्यू हैबिट की शुरुआत। ग्रिटचेन ने जब इस बुक को लिखना स्टार्ट किया तो वो फर्स्ट स्टेप की स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रही थी। बुक के लिए आइडियाज लेना और स्ट्रक्चर प्लान करना उनके लिए काफी मजेदार और एक्साइटिंग रहा। लेकिन जब असल में लिखने की बारी आई तो ग्रिटचेन अटक गई। वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि बुक लिखना कब से स्टार्ट किया जाए, कौन सी तारीख या कौन सा दिन सही रहेगा, मंडे से करें या अपने बर्थडे वाले दिन से करें। इससे पहले वो आगे सोचती, ग्रिटचेन को रियलाइज हुआ कि वो टुमारो लॉजिक यूज कर रही हैं, यानी आज का काम कल पे टालना। और उसने डिसाइड कर लिया कि उससे बुक लिखने के लिए तुरंत फर्स्ट स्टेप लेना होगा। यहाँ हम क्लीन स्लेट स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल देते हैं। लिंडा 40 साल की हैं और उसके पति की डेथ हो चुकी है। उसे डर था कि कहीं उसका अकेलापन उसे डिप्रेशन में न डाल दे। उसे रियलाइज हुआ कि उसे घर से निकलकर लोगों से मिलना जुलना चाहिए। उसने अपने क्लोज फ्रेंड्स को कांटेक्ट करके उनके साथ कुछ फन एक्टिविटीज प्लान की, और कुछ टाइम बाद ही लिंडा पहले जैसी खुश रहने लगी। वो रेगुलर अपने फ्रेंड्स से मिलती हैं
उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से उसका मूड अच्छा रहता है। जैसा कि हमने पहले बताया, लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रेटेजी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप जबरदस्ती अप्लाई करो। अक्सर हमारी लाइफ के कुछ माइलस्टोन एक्सपीरियंसेस में ये स्ट्रेटेजी अप्लाई होती है। शेरिल एक डॉक्टर हैं। उनके कई सारे पेशेंट पर लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रेटेजी बड़े काम आई, खासकर वो पेशेंट जिन्हें ड्रग्स, निकोटिन और एल्कोहल एडिक्शन की प्रॉब्लम थी। लेकिन कभी कोई ऐसी चीज होती है जो इंसान को एक ही दिन में बदल कर रख देती है। उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी सारी बैड हैबिट्स छोड़ देता है। इसे ही हम लाइटनिंग बोल्ट इफेक्ट बोलते हैं। शेरिल कहती हैं कि इनमें से एक रीजन प्रेगनेंसी भी है। जैसे कि कुछ औरतें अपनी प्रेगनेंसी का पता चलते ही अपनी सारी बैड हैबिट्स छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके साथ एक और लाइफ जुड़ी है जिसकी केयर और प्रोटेक्शन सिर्फ उनके हाथ में है। जहां पर हम बोल सकते हैं कि प्रेगनेंसी उनकी लाइफ को का वो माइलस्टोन है जो लाइटनिंग बोल्ट स्ट्रेटेजी का रीजन है। कई बार हमें ये सोचकर फ्रस्ट्रेशन होती है कि जो चीज दूसरों पर काम करती है वो हम पर क्यों नहीं करती। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से डील करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि आप अपहोल्डर्स हो या क्वेश्चनर या ऑब्लिगर्स या रेबल, तो आप उसी हिसाब से ऐसी टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपके लिए हैबिट मेंटेन करना बेहद इजी हो जाएगा। आप किस टाइप के हैं ये जानने के लिए आप इस बुक में दी गई स्ट्रेटेजीज यूज करने की पावर के बारे में सीखेंगे, जो आपको गुड हैबिट्स मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। ये स्ट्रेटेजीज हैं मॉनिटरिंग, फाउंडेशन, शेड्यूलिंग और अकाउंटेबिलिटी। लास्ट में इस बुक में ऑथर ने न्यू हैबिट्स स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट टाइम्स भी मेंशन किए हैं, जैसे फर्स्ट स्टेप, क्लीन स्लेट और लाइटनिंग बोल्ट। हो सकता है कि इस बुक को पूरी पढ़ने के बाद भी आपको नई हैबिट्स डालने और मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो तो भी कोई टेंशन नहीं। न्यू हैबिट्स डेवलप करने में कुछ वक्त लगेगा और कुछ गलतियां भी जरूर होंगी। आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी काम करेगी ये जानने के लिए काफी सेल्फ एक्सप्लोरिंग करनी पड़ेगी। गुड हैबिट्स के लिए शॉर्टकट्स काम नहीं आते हैं, बल्कि एक मुश्किल जर्नी है, लेकिन जो रिजल्ट आपको मिलेगा उसके सामने एक मेहनत कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टेड समरी के साथ। और दोस्तों, अगर ये बुक आपको पूरा पढ़ना है तो इस बुक का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।